हेलो दोस्तों, दी कॉन्सेप्ट आईएएस लेके आए हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ इकोनॉमी के कुछ खास सेशन, जिसमें आज हम लोग करेंगे टैक्सेशन इन इंडिया, जिसमें खास तौर पे डायरेक्ट टैक्स पे आज हमारी नज़र रहने वाली है। जब हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हम पहले आज समझेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं। ठीक है। दूसरा, न्यू कॉर्पोरेट टैक्सेशन, ये क्या बदलाव किए गए हैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन में। इसके अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इक्वलाइजेशन लीवी, ये सारी चीजें आज हम एक एक के बाद एक समझेंगे, है ना। एंड लास्टली लेस इंपॉर्टेंट, लैंड रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। तो इकोनॉमी एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रीलिम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन। अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम की बात करते हैं, अदरवाइज मेंस में भी इक्वल वेटेज है ना। 44 मार्क्स इकोनॉमी का हम लोग यहाँ पे हैं। अगर आप ये टेबल देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हैं हम लोग। गवर्नमेंट बजटिंग वाला है ये यूनिट 3, जिसमें हम बजटिंग का पार्ट कर चुके हैं और टैक्सेशन अब करने वाले हैं। ठीक है। एंड तो सबसे पहले भारत में टैक्सेशन सिस्टम क्या है। देखो, जब भी टैक्स कहा जाता है ना, तो सबसे बेसिक बात यह है कि टैक्स का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीपल से पैसे लेती है। ठीक है, पैसे लेती है। इसके दो तरीके हैं। एक तो वो डायरेक्ट पीपल से पैसे ले सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है इसके आधार पर, है ना, तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा, जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, मतलब उपभोग करते हैं, तो आप जो भी अमाउंट पे करते हैं, अदा करते हैं, उसके एक हिस्से के रूप में सरकार को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ये तो आपने पहले समझा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां पे है डायरेक्ट टैक्स और यहां पे ये है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट ये है कि आखिर गवर्नमेंट टैक्स जैसी कोई चीज लेते ही क्यों है। पहले एक बात समझो, गवर्नमेंट बहुत तरह की फैसिलिटीज देती है। जैसे आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि अगर सड़कें ना होती, है ना, तो आप इन पे कैसे वॉक करते। पुलिस समाज को सुरक्षा देती है ना। ठीक है। तो आपकी क्या भावना है पुलिस के प्रति, वो एक अलग बात है, बट पुलिस का उद्देश्य समाज की सुरक्षा देना है। देश की सुरक्षा के लिए आर्मी है, है ना। उसी तरह एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ काम करती है। मतलब आपके होराइजन में गवर्नमेंट लगभग हर डिपार्टमेंट में आप देखोगे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। एग्रीकल्चर में, भूमि सुधार में, पानी की समस्या को लेके, इस तरह से आप देखते हैं कि हाँ, आईटी, कम्युनिकेशन, हर फील्ड में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करती रहती है। जिसके बदले में देखो, यहां पे कुछ चीजें हैं जिसके बदले में सरकार को कुछ भी अमाउंट प्राप्त नहीं होता, है ना। तो गवर्नमेंट ये खर्चे कैसे निकालेगी, उसके लिए गवर्नमेंट लेती है जनता से टैक्स। और ये टैक्स दो तरह के होते हैं, जिनमें एक हमने समझा डायरेक्ट और दूसरा हमने समझा इनडायरेक्ट। ठीक है। तो ये तो टैक्स का बैकग्राउंड है जिस फिलॉसफी के आधार पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है। तो ये पहले क्लीन कर देते हैं और फिर अब इसमें डिटेल समझते हैं कि भारत में टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार का है। ठीक है, भारत में टैक्सेशन सिस्टम किस प्रकार का है। चलिए जल्दी से साफ हो जाओ। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन सिस्टम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ना। थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं, साफ दिखाई देगा। हाँ, तो टैक्सेशन सिस्टम कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो ये टैक्सेशन कर प्रगतिशील हो सकते हैं, दूसरा अनुपातिक हो सकते हैं, तीसरा प्रतिगामी हो सकते हैं। अब इन तीनों में क्या अंतर है, देखो यहां से सब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम प्रतिगामी कहते हैं, प्रगतिशील कहते हैं, तो मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है, कर का प्रतिशत
बढ़ता रहता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, है ना, एक शिक्षक है, उसको मान लेते हैं साल में 6 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और एक IAS ऑफिसर है, उसको मान लेते हैं साल में 12 लाख रुपए मिलते हैं। और एक CEO है, उसको मान लेते हैं साल में 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब आप देखो इन तीनों की इनकम अलग अलग है ना। अब अगर तीनों पे बराबर टैक्स लगाया जाए कि सभी 10% के रेट से टैक्स देंगे, सभी 10%, तो हम उसे आनुपातिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे देश में क्या है कि जिसकी 6 लाख इनकम है उसको कम टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि अप टू 6 लाख तक 5% टैक्सेशन है ना। और जिसकी 12 लाख के आसपास है उसके लिए कितना है, करीब करीब 10% टैक्सेशन है। पिछले वाली स्लाइड में पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा। और CEO की इनकम 50 लाख है तो इनसे करीब करीब 30% टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग, मतलब जैसी जैसी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का दर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स, तो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना, प्रगतिशील टैक्सेशन। इसका एक ठीक उल्टा है प्रतिगामी, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स, मतलब जिसकी आमदनी कम है उससे ज्यादा टैक्स लो, जिसकी आमदनी ज्यादा है उससे कम टैक्स लो, ठीक है। तो जिसकी आय में वृद्धि होती है तो कर का प्रतिशत घटता रहता है, तो उसे हम प्रतिगामी टैक्स कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का इसका एग्जांपल क्यों है, क्योंकि देखो गैस का सिलेंडर अंबानी को और हमको बराबर पड़ता है ना। तो उसमें लगने वाला जो कर है, जो टैक्स है, वो भी हम और अंबानी बराबर रेट से पे करते हैं। तो हमारे ऊपर तो कर का बोझ ज्यादा होगा क्योंकि हमारी इनकम तुलनात्मक रूप से कम है, ठीक है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का और एक तरीका है क्या, कि एक तो विशिष्ट कर होता है, दूसरा मूल्यानुसार होता है। विशिष्ट कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स क्या है, जो वस्तु और सेवा की प्रत्येक इकाई के अनुसार उसके मूल्य पर तय किया जाए, है ना, तो उसे स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। और मूल्य अनुसार मतलब एड वैलोरम, यानी कि वस्तु के मूल्य के प्रतिशत के रूप में। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई कंपनी एक बाइक बनाती है, ठीक है, 1 लाख बाइक बनाती है, तो मान लेते हैं उसके ऊपर है 10% टैक्स। अब अगर यही कंपनी 5 लाख बाइक बनाती है तो उसके ऊपर टैक्स है 20%। एक कल्पना के लिए मान लिया, तो ये हो गया स्पेसिफिक टैक्स कि नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से इन पे टैक्स ज्यादा या कम लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एड वैलोरम, मतलब इनके मूल्य के हिसाब से कि कितना इनका मूल्य बढ़ रहा है उसके हिसाब से। तो जनरली ज्यादातर टैक्स जो है वो एड वैलोरम नेचर के होते हैं। मतलब ये कि अगर एक कंपनी 100 करोड़ की बाइक बनाती है उदाहरण के तौर पर, तो इन पे अगर 10% का टैक्स है, तो जब यही कंपनी 300 करोड़ के ऊपर का बाइक बनाएगी तो इन पे 20% टैक्स, कुछ इस तरह से अगर होता, ये सब काल्पनिक है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं एड वैलोरम, यानी कि मूल्य के अनुसार, ना कि वस्तु की मात्रा, आकार, वजन, इन आधार पर नहीं, इस आधार पर, मूल्य के आधार पर। ये वाला पॉइंट देखेंगे, मूल्य के आधार पर टैक्स होता है, ठीक है। वर्गीकरण का एक और तरीका है, और वो क्या है कि उत्पादन बेस या उपभोग के आधार पर। ये टैक्स उत्पादन के आधार पर लगे या उपभोग के। अब जैसे देखो, मान लो कोई भी वस्तु कहीं पे बनती है ना, तो इसका मतलब वहां पे उसका उत्पादन हो रहा है, इसको हम उत्पादन बोलते हैं, ठीक है। और अगर उस पर टैक्स लगाया जाए, इसका उदाहरण क्या है, एक्साइज टैक्स, EXCISE। एक्साइज ड्यूटी अपने आप में उत्पादन टैक्स है, ठीक है। और दूसरा उपभोग, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उपभोग, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जैसे कि जीएसटी है ना, पहले VAT, वैट, ये सब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स थे। मतलब ये कि इनमें जो अंतिम उपभोक्ता होता था या होता है, अंतिम उपभोक्ता पर कर का भार आएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उपभोग के आधार पर टैक्स, ठीक है, अंतिम उपभोक्ता पर कर का भार आएगा। एक प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति पर
मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण हो सकता है। किस प्रकार से? अगर कीमतों पे वृद्धि हो जाए तो मुद्रास्फीति और बढ़ेगी, ठीक है। करों में वृद्धि हो जाए, करों में वृद्धि हो जाए तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। लोग फलस्वरूप क्या करेंगे? लोग कम खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे। डिमांड फलस्वरूप घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी, ठीक है। हो गया मुद्रास्फीति काबू। तो मतलब ये सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर होना चाहिए। और देख लेते हैं, विकास पर संयम। नहीं, मुद्रास्फीति पर अस्थायी नियंत्रण हो सकता है, विकास पर संयम ऐसे कैसे कर सकते हैं? विकास तो होता ही रहता है ना, तो उसका इससे लेना देना नहीं है। कीमतें कम करना कैसे? मुद्रा कीमतें आप कैसे कम कर सकते हो? उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट तरीका है वो है करों में वृद्धि कर देना, इंक्रीजिंग टैक्सेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग टैक्सेशन। यस, इट इज द आंसर। ओके, नाउ वर्गीकरण का एक और तरीका है, वो क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? मान लेते हैं ये टैक्स पेयर है, ठीक है, ये टैक्स पेयर है। अब अगर ये सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो ये हुआ डायरेक्ट, ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट। दूसरा, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, और ये सीधे गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? ये किसी मध्यवर्ती पर्सन को, जैसे मान लीजिए कोई सेलर है, उसको पैसे दे रहा है। सेलर किसी अन्य उत्पादक को पे कर रहा है और ये फाइनली गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहा है। मतलब इसमें बीच में कई सारी लेयर्स है ना, गवर्नमेंट और जनता के बीच में। ये गवर्नमेंट है, ये जनता है, ये बीच में कई सारे स्टेप बढ़ गए ना। मतलब ये कि गवर्नमेंट डायरेक्ट जनता से पैसे नहीं ले रही, तो वैसी कंडीशन पर हम इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इसे हम बोलेंगे। ये बात स्पष्ट है ना? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नॉर्मली जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये सभी जिसको इनकम होती है वही पे करता है, सीधी बात है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको और समझते हैं कि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्ति संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू की गई इकाई यानी सरकार को, लागू करने वाली इकाई यानी सरकार को भुगतान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक करदाता आयकर या संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? तो एक मध्यस्थ, जैसे कि खुदरा स्टोर, रिटेल स्टोर, उस व्यक्ति से एकत्रित किया गया कर है जो कर के अंतिम आर्थिक बोझ यानी कि उपभोक्ता को वहन करता है, ठीक है। मतलब उपभोक्ता पर इसका भार पड़ता है, जैसे इसका उदाहरण जीएसटी। लेकिन उपभोक्ता इस रिटेलर को पे करता है, रिटेलर होलसेलर को पे करता है ना, होलसेलर को पे करता है, और इस तरह इस चैन में ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टैक्सेशन का सिस्टम है। नाउ अब हम टैक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आधार पर थोड़ा डिटेल में। जैसे मान लीजिए सिंपल भाषा में कहें तो ये है टैक्स, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अब इनको याद कर लो। अब हालांकि यूपीएससी इनमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायरेक्ट टैक्स, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं। जैसे पर्सनल इनकम डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन इनकम किसी कंपनी को मुनाफा जो होता है उस पर लगता है तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो गया। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि मैट जो है वो भी इनकम टैक्स का ही एक दूसरा तरीका है, ठीक है, इसको समझेंगे आज डिटेल में। कैपिटल गेन टैक्स, जब भी कोई कैपिटल जैसे शेयर कैपिटल वगैरह आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपको मुनाफा होता है और उस मुनाफे के सामने आपको टैक्स पे करना होता है, जिसे हम CGT कैपिटल गेन टैक्स पढ़ते हैं, इसको भी आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी खत्म हो चुका है। हाँ, कंपनियों में जब हिस्सेदारी अपनी बांटते थे तो उस पे लगने वाला टैक्स था,
उसको, ये खत्म हो चुका है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब आप स्टॉक मार्केट में डे टू डे ट्रेडिंग करते हो, इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो जो प्रतिभूतियों का यानी कि सिक्योरिटीज का खरीदते या बिक्री करते, दोनों स्टेप्स में टैक्स लगता है। इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। उसमें देखो ट्रांजैक्शन वर्ड लिखा, उसमें खरीदना है बेचना नहीं लिखा, तो खरीदना भी ट्रांजैक्शन है और बेचना भी ट्रांजैक्शन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वलाइजेशन लेवी, ये नया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये सारे यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, कौन से? लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आज हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब सीजीएसटी केंद्र के द्वारा, आईजीएसटी केंद्र के द्वारा, कस्टम ड्यूटी यस यूनियन के द्वारा। इसके अलावा स्टेट वाले कौन से हैं? एसजीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। ये बेसिकली जो है स्टेट के टैक्स हैं। चलिए और डिटेल में करते हैं इसे। तो टैक्स इन, अब ये बात करते हैं कि जुलाई, ये वाला थोड़ा सा देख के आगे बढ़ते हैं। बिफोर जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, जीएसटी कब आया? तो 1 जुलाई 2017 को। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे थे? ऐसे थे। इनडायरेक्ट टैक्स नीचे क्या क्या था? एक्साइज, कस्टम, सर्विस एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे केंद्र के द्वारा लगाए जाते थे। और स्टेट वाले कौन से थे? वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब स्टेट के टैक्स थे। तो ये तो इनडायरेक्ट की बात है। आज हम लोग फोकस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस पर, ठीक है। अब हमने ऊपर जो टैक्सेशन पढ़े हैं उनकी कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे कि व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट आयकर। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति की जो इनकम होती है उस पर लगने वाला टैक्स, तो इसे पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। व्यक्ति की आय के, अब यहां पे ये ध्यान दो, लिखा है सभी स्रोतों, जैसे वेतन, किराया, ब्याज, सभी को आदि को मिलाकर लगाया जाता है। मतलब ये कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो सभी सोर्सेस से होने वाली आय पर लगता है, केवल एक व्यवसाय या एक सैलरी पर अकेले नहीं लगता है, आपको जहां जहां से इनकम होती है उन सब पे लगता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कंपनियों, संस्थाओं के मुनाफे पर। जैसे कोई कंपनी होती है ना, कंपनी, ये कॉर्पोरेट, इसका भी अपना पैन होता है ना, ठीक है। तो इसको जो मुनाफा होता है कंपनी को, इसके मुनाफे पर लगाया जाता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये सारे जितने इनकम टैक्स है किस एक्ट से लगाए जाते हैं? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पर, ठीक है, लगाया जाता है। कॉर्पोरेट आय, हाँ, लाभ कमाने वाली सभी कंपनियों को कॉर्पोरेट आय कर की समान दर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। सितंबर 2019 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों, अब वो घरेलू कंपनियों का मतलब क्या है? चाहे वो भारत में या भारत के बाहर पंजीकृत हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट, यहां पे देखो, इनकम टैक्स एक्ट अधिनियम 1961 के तहत भारत में लाभांश की घोषणा करता और भुगतान की व्यवस्था की है। ऐसी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है, तो इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक तो ये है कि 31 मार्च 2019 तक के लिए क्या था, और 1 अप्रैल यानी कि उसके ठीक अगले दिन बाद से क्या बदलाव हो गए। तो ध्यान क्या देना है, क्या बदलाव हुए, ठीक है, क्या बदलाव हुए, इस बात में ध्यान देना है। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 31 मार्च 2019 तक कितना था? 30%। इसे घटा दिया गया। कितना घटाया गया? 22.5%। क्या आपको पता है कि भारत में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का घटाने का जो आइडिया था उसको मिस्टर जेटली ने, जो पूर्व वित्त मंत्री थे, बहुत जोर शोर से, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पर आगे रखा। क्यों? बिकॉज एशियन कंट्रीज में जो इफेक्टिव कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो लेस देन 25% है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ का है? ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ज्यादातर इन देशों की ओर शिफ्ट होती हैं। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए
इस बात की जरूरत महसूस की गई कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को घटा के कम किया जाए, 25% के आसपास लाया जाए। तो स्टैंडर्ड रेट जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का था 30%, उसे घटाकर 22% कर दिया गया। अब एक चीज होती है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है कि ये टैक्स ऑन टैक्स होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का टैक्स का अमाउंट 100 रुपए बनता है, सरचार्ज है मान लेते हैं किसी समय 2%, तो उसका टोटल अमाउंट जो टैक्स पे करना है 102 रुपए हो जाएगा। बिकॉज टैक्स का अमाउंट कितना है? टैक्स का अमाउंट कितना है? 100। और इस टैक्स के अमाउंट में 2% का सरचार्ज लग गया। ठीक है, सरचार्ज की बात आता है सेस, है ना? ये सेस आता है, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है। सेस क्या है? ये भी टैक्स ऑन टैक्स है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है। अंतर क्या है? देखो, सरचार्ज में और सेस में अंतर यह है कि सेस में जो उद्देश्य है उसका जिक्र होता है, उद्देश्य स्पष्ट होता है। उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं सेस। और जब भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं सरचार्ज। दोनों में कॉमन बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेस एंड सरचार्ज को स्टेट के साथ शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। क्या? सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, ये शेयर नहीं किया जाता स्टेट्स के द्वारा, राज्यों के द्वारा। केंद्र सरकार राज्यों को इसमें से कुछ भी नहीं देती, वो सरचार्ज और सेस अपने हिसाब से खर्च करती है। ठीक है, और क्या बदलाव है सब समझ लेते हैं। एक सेकंड बस। तो हमने सेस समझ लिया, सरचार्ज समझ लिया। तो सरचार्ज कैसे लगेगा कि जैसे मान लेते हैं किसी का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को जो भी बना, उसमें अगर सरचार्ज का परसेंटेज है, यहां पे देखते हैं सरचार्ज का परसेंटेज है 12%, तो वो 30 का 12% होगा। 30 का 12% होगा, क्योंकि ये टैक्स ऑन टैक्स है। तो टैक्स कितना है? 30%। सरचार्ज कितना आएगा? 30 का 12%, मतलब 100 का कितना? 3.6%। ठीक है, तो यहां तक कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो टैक्स प्लस सरचार्ज। तो जो टैक्स है वो पहले कॉर्पोरेट इनकम का जो स्टैंडर्ड टैक्स है वो 30% था, और 3.6 और जुड़ गया। ये 30% टैक्स ऑन टैक्स है ना, तो टैक्स है 30%, उसका 12% जुड़ गया, तो 3.6 हो गया। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड सरचार्ज मिलकर ये हो गया 33.6%। अब सेस जुड़ेगा, सेस जुड़ेगा। कितना सेस है? कितना सेस था? लगभग 4%। तो ये जुड़ेगा किस पे? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और सरचार्ज का जो योग आया है, मतलब कितना? 33.6%। जब उसको आप 4% निकालोगे तो ये 1.344 और आ जाएगा। तो प्रभावी टैक्स कितना हो जाएगा? प्रभावी टैक्स, प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स कितना आया? तो उसमें सीआईटी, सरचार्ज और सेस शब्द हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आया करीब करीब 35%, यानी कि 34.94। तो ये कहानी थी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टिल 31 मार्च 2019 की। भारत सरकार ने इसमें बदलाव किए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टैंडर्ड रेट है उसको कम कर दिया 22%। सरचार्ज को जो 12% था, यहाँ पे 12% था, उसे घटा के कर दिया 10%। इसके अलावा तो ये जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और सरचार्ज की नई परिभाषा आई है 1 अप्रैल 2019 के बाद से, उसके हिसाब से सीआईटी प्लस सरचार्ज हो गया 24.2%। अब इसमें सेस 4%, पहले भी था 4%, अभी भी है 4%। इसको जोड़ोगे, किस पे जोड़ोगे? तो ये जो योग आया है ना, इस पे जोड़ोगे। ये ध्यान रखना है, ये योग क्या बताता है? सीआईटी प्लस सरचार्ज, और इसके योग में आप 4% और लगा देंगे, तो 24.2 का 4% लगाएंगे तो ये 0.97% के करीब आता है। तो इस तरह से अब प्रभावी टैक्स कितना है? अब प्रभावी टैक्स कितना है? तो सीआईटी, सरचार्ज, सेस
तीनों को जोड़ लिया। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है 22%, सेस है 0.97%, सरचार्ज से 2.2%, तो प्रभावी टैक्स कितना आ गया 25.17%। मतलब करीब 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 हम कह सकते हैं 9% से ज्यादा के आसपास घट गए। ठीक है, 34.94 से घटकर 25.17% टैक्स बचा है। लेकिन आपको पता है ना, भारत सरकार ने टैक्स का बेस बढ़ाया है, मतलब ज्यादा आबादी को कैटर करने के लिए टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए हैं, 2 बार अब तो कर चुकी है, उनका काफी प्रभाव था यहाँ पे नए एडमिशन दिलाने में। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत संसद के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, इस बात में ध्यान देना है। विनियोग विधेयक को कानून में अधिनियमित करने से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इस पर विचार करेंगे। The appropriation must be passed by both the House of Parliament before it is enacted into law. दूसरा, पहले विनियोग अधिनियम द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। सी, नए करों को प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक आवश्यक है। देखो ये मैंने बताया था ना, नया टैक्स लगाने के लिए वित्त विधेयक चाहिए, लेकिन करों की दर में परिवर्तन करने के लिए कोई अतिरिक्त विधेयक या अधिनियम की आवश्यकता नहीं, जब तक वो अपने स्लैब के अंदर है। स्लैब का मतलब जो उसको दरें जिस प्रतिशत में उनको दर टैक्स का जो स्लैब डिसाइड किया गया है, जब तक वो प्रतिशत उन स्लैब्स के बीच में है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए किसी भी एक्स गुड के लिए जो टैक्स का स्लैब है, यहाँ पे एक्स गुड के लिए टैक्स का स्लैब है वो 8 से 12% है, तो जब तक ये 8 से 12 के रेंज में रहता है कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये 12% से बाहर जाता है या 8 से कम आता है तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया, तो ये सही है, ये सही है ना? ए गलत लग रहा है, यस ए गलत लग रहा है। लिखा है कि विनियोग विधेयक को कानून में अधिनियमित करने से पहले संसद के दोनों सदनों दोनों सदनों से पास होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों सदनों से पास होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग या फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग कोई खास पावर नहीं है। यहाँ पे मनी बिल के रिगार्डिंग कोई खास पावर नहीं है भारत के संविधान में। दैट्स इट, गॉट द आंसर। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ और देखो कदम उठाए। बढ़ावा देने के लिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2023 से पहले अपना परिचालन शुरू कर सकने वाली नई निर्माण कंपनियां या बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए मानक कॉर्पोरेट आयकर 15% है। सेस सरचार्ज के बाद ये 17.16% बचेगा। ठीक है, ये जो वर्किंग क्लास है ना, ये कितना बचेगा? 17.16% टैक्स आएगा नेट। ठीक है, जो ये आयकर है ना, इसमें सेस और सरचार्ज जोड़ने के बाद ये कितना होगा? 15.16% ये टैक्स जुड़कर आएगा। ठीक है, किसके लिए है? नई फर्मों के लिए और बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए। तो मैट क्या है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है? जब एक कंपनी पहले समझ लेते हैं आया कहां से। वोडाफोन वाला केस याद है ना? वोडाफोन वाले केस में क्या था कि वो अपना प्रॉफिट कहीं शिफ्ट करते चले जा रहे थे। मान लेते हैं एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है X1 Y X2 ऐसे। ठीक है, अब ये X1 और X2 ये X की ही सब्सिडरी कंपनी है अलग अलग लोकेशन पे। मान लेते हैं जैसे कि ये है यूएस में और ये है यूके में। ठीक है, और ये कोई अलग कंपनी है, Y कोई अलग कंपनी है। तो X अगर जो है मान लेते हैं किसी समय 100 रुपए का
टर्नओवर करता है, जिसमें उसके मुनाफे के कितने हैं, 20 रुपए, तो कायदे से उसे 20 रुपए में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, ये अपने एडिशनल बढ़े हुए खर्चे दिखाकर या गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लूप होल का फायदा उठाकर टैक्स से बच जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उनके लिए लाया गया था जो इनकम टैक्स के तहत दी जाने वाली बहुत सारी सुविधाओं के लिए इन कंपनियों द्वारा पे कर दिया जाता है। ठीक है, इन कंपनियों द्वारा पे कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि उनकी कंपनी को कोई खास लाभ नहीं हुआ। तो उसके लिए क्योंकि वो अपना टैक्स का अमाउंट ही छिपा ले रहे हैं, जिस अमाउंट पे टैक्स लगना है, और अपने आप को दिखाते हैं कि उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, और वो टैक्स, तो अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। तो एक तो या तो वो कंपनी अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर दिया हो, और दूसरा तो और एक कदम आगे है, या तो बिल्कुल भी कर का भुगतान नहीं किया हो। और जब जीरो कर होता है, शून्य कर लगता है, तो उन्हें शून्य कर कंपनी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो एकदम टैक्स नहीं पे करती। ठीक है, तो जीरो टैक्स कंपनी हो जाती हैं। शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण मैट को वित्तीय अधिनियम 1887 द्वारा पेश किया गया। ठीक है, शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण मैट को फाइनेंस एक्ट 1987 के साथ लाया गया था। शून्य कर कंपनी वे जो पर्याप्त बुक प्रॉफिट अर्जित करने और होने के बावजूद आयकर कानूनों के तहत प्रदान की जाने वाली रियायतें और प्रोत्साहनों के कारण कोई कर नहीं चुकाता, क्योंकि वो अपने आयकर कानून के तहत प्रदान की जाने वाली रियायतें, और दूसरा प्रॉफिट अर्जित करने और होने के बावजूद आयकर कानून के तहत दी जाने वाली बहुत रही। तो मतलब कुल मिला के ये है कि उनको बहुत सारी आय होती है। ठीक है, और आयकर कानून के तहत वो अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट कर देते हैं और टैक्स रिबेट पा जाते हैं, आयकर रियायतें पा जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं जीरो टैक्स कंपनीज। और तो जो मैट लाया गया वो इसका विकल्प के तौर पर है। वो आपके प्रॉफिट को नहीं इंतजार करता, वो लगता है बुक प्रॉफिट पे। अब बुक प्रॉफिट क्या है, जो कंपनी का टर्नओवर है ना, जो कंपनी का टर्नओवर है उसमें जो भी खर्चे हैं उनको माइनस कर दो तो बचता है क्या, बुक प्रॉफिट। ठीक है, और ये सब किस नाम से किया जा रहा है, आत्मनिर्भरता के नाम से। किस नाम से, आत्मनिर्भरता के नाम से। और एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी विल बी हायर इन फॉलोइंग ए और बी। इनमें से किसी एक में ज्यादा होगी। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनी कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स लॉ, टैक्स कंप्यूटेड at 15% plus cess and surcharges, 17.16% ऑन बुक प्रॉफिट। तो ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, यहां देख लेते हैं। देखो ये है बुक प्रॉफिट, कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़ 60 लाख रुपए, उसने कॉस्ट दिखा दिया तो उसका बुक प्रॉफिट है 40,000 रुपए। ठीक है, अब इस 40,000 रुपए में उसे टैक्स देना चाहिए। टैक्सेबल कैंडिडेट, हाँ, अब ये सब जो है बुक प्रॉफिट में जब टैक्स पे करेंगे तो ये सब टैक्सेबल कंपनी हो जाएंगी।
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल कंपनीज, क्योंकि बुक प्रॉफिट पे करेंगे, है ना, मैट के तहत। लेकिन इसमें एक और लूप होल है, यहां ये कहता है कि अगर मान लीजिए वो उस कंपनी का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और मैट में जो भी ज्यादा आएगा, जो भी ज्यादा आएगा, है ना, ज्यादा आएगा, वह अमाउंट ही गवर्नमेंट प्राप्त करेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, मतलब ये कि मैट के तहत और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के तहत जिसमें टैक्स का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें टैक्स का अमाउंट ज्यादा होगा, गवर्नमेंट वो पैसा लेगी। ठीक है, इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि मान लेते हैं कंपनी का टर्नओवर है, यहां पे देखो टर्नओवर है 1 करोड़, कॉस्ट आई है 60 लाख की, तो बुक प्रॉफिट आया 40 लाख। एग्जम्पशन कैसे दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, कितना, 25 लाख का, तो अब टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, 40 लाख में 25 लाख कम करोगे तो आएगा 15 लाख रुपए। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी XYZ विल बी हायर ऑफ, किसमें ज्यादा होती है ये देखते हैं। नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी, नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 2019 के पहले कितना था, तो करीब करीब 35%, तो ये आप 35% निकालोगे 15 लाख का, ये 34.94 को हम 35 बोल रहे हैं, ठीक है, सरलीकरण करने के लिए 15 लाख में लगाओगे तो अमाउंट आएगा 5,24,100, मतलब 15 लाख में जब आप 35% निकालोगे इस तरह से तो ये 5,24,100 के आसपास आता है। अब मैट लगेगा कितना, 17.16%, किसमें लगेगा, बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट कितना है, 40 लाख, है ना, तो 40 लाख रुपए में जब आप 17.16% निकालोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 6,86,000। अब आपको दो बातों में ध्यान देना है केवल, इनमें से कौन सा ज्यादा है, ये या ये। ठीक है, ये ज्यादा ना 6,86,000 ना कि 5,24,000, तो ये XYZ कंपनी जो है ये क्या पे करेगी, MAT। ठीक है, ये अपनी चॉइस से CIT नहीं पे चूज कर सकती है, ये फिर MAT पे करेगी। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में हुई होने वाली धोखा और धोखा धांधली धांधली जो भी होता है उससे बचने के लिए, धोखा धांधली जो भी होती है उससे बचने के लिए MAT लाया गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। 10 द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ कंपनी विल बी 6,86,000, क्योंकि यही ज्यादा है। ठीक है, कंपनी विल हैव टू पे मैट रादर देन नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो यूपीएससी इसमें एक तरीके से इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लेते हैं किसी कंपनी का बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपए और उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो निकलता है 6 लाख रुपए, तो कंपनी बताओ नॉर्मल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करेगी या मैट पे करेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल टैक्स कितना है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सेस एंड सरचार्ज जोड़ने के बाद कितना है, करीब करीब 25%, और मैट कितना है, कितना है 17.16%। कहाँ गया ये, हाँ 17.16%, तो ये मैट लगेगा सब जोड़ जाड़ के। ठीक है, 17.16। अब आप ये निकालो कि बुक प्रॉफिट है 10 लाख, तो 10 लाख का कितने परसेंट निकलेगा, हाँ नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 17% निकालोगे तो ये आएगा करीब 1,70,000, है ना, 1,70,000। लेकिन जब आप, वो बोल रहा है कि 6 लाख रुपए उसका नेट प्रॉफिट है, 6 लाख रुपए, अब इसका कितने परसेंट निकालोगे, करीब 25%। ठीक है, इसका निकालोगे 25%, तो ये इसमें इसमें आ रहा है 1,70,000, इसमें जब आप 6 लाख का 25% निकालोगे तो ये आएगा 1.5 लाख। ठीक है, कौन ज्यादा है, तो 1,70,000 ज्यादा है, यानी कि 1.7 लाख इज हायर देन 1.5 लाख। तो इस केस में भी कंपनी क्या पे करेगी, MAT, मैट पे करेगी। ठीक है, ये ध्यान देना था इसमें। एक मिनट।
आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स। देखो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होते हैं, मैंने बोला था कि जब भी आपको किसी कैपिटल में शब्द पे देखो कैपिटल क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा अलग डेफिनेशन होगी, जीडीपी वाला कैपिटल अलग है। तो कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई संपत्ति बिक्री होती है तो उस पर लाभ होता है ना, लाभ जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन हुआ। तो इसकी बिक्री पर प्राप्त राशि में, अब ये लाभ कितना होगा, मान लीजिए बिक्री में जो भी प्राप्त राशि होगी से कम पर खरीदा गया है, मान लीजिए खरीदा गया है कोई चीज 100 करोड़ का, बेचा जाए 120 करोड़ का, तो ये नेट 20 करोड़ का लाभ हुआ ना, तो इसी को बोलेंगे कैपिटल गेन। ये 20 करोड़ रुपीस इज नथिंग बट दी कैपिटल गेन। इसी में टैक्स लगाने की जो अपने आप में व्यवस्था है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है, CGT। सबसे आम पूंजीगत लाभ यानी कि कैपिटल गेन क्या होते हैं, तो उनमें शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, कीमती धातुएं, कलाकृतियां, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जो है एग्जाम्पल के साथ अगर तैयार रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कैपिटल्स के उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, कीमती धातुएं, कलाकृतियां, तो ये सारी चीजें अपने आप में कैपिटल होती हैं, तो इनसे जो होने वाले लाभ हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। तो गेन पर जो भी टैक्स लगेगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। जैसे मान लीजिए किसी भी समय किसी के पास जो भी शेयर हैं उनका वैल्यूएशन कितना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। जब ये बिक्री करते हैं तो 1,20,000 रुपए का बिक्री करते हैं, तो इस 20,000 जो अतिरिक्त उनका लाभ है उस 20,000 रुपए के लिए उनको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना चाहिए। हालांकि ये सब इतना सिंपल नहीं है, मतलब इसमें लेयर्स होते हैं कि हाँ छोटी मोटी सेल के लिए आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, उसमें मिनिमम लिमिट होती है जो टाइम पे बदलती रहती है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जैसे मैंने बोला था कि किसी कंपनी में जब भी मुनाफा होता है ना, मुनाफा होता है तो उसके हिस्सेदारों में, जैसे ये 3 हिस्सेदार हैं, इनमें मुनाफा बढ़ता है ना, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, हिस्सा। डिविडेंड का मतलब हिस्सा, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड मतलब हिस्सा। अब 2019-20 के बजट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया गया है, इसलिए इसमें इससे ज्यादा हम जो है नहीं जानते। और कहां ट्रांसफर किया गया है, जो लाभांश होता है शेयर होल्डर्स को, शेयर धारकों को, ये हमने 1 2 3 शेयर धारक बताए ना, 1 2 3 ये सब शेयर धारक हैं, तो इनको जो लाभांश होगा अंततोगत्ता इन्हीं के पास तो आएगा, तो उसको टैक्सेबल बना दिया गया है, बस ये बात जानना है। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2019-20 के बजट में हटा दिया गया है, और जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है डिविडेंड के माध्यम से उसे टैक्सेबल बना दिया गया है, ठीक है, उसे टैक्सेबल बना दिया गया है। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट में जब भी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि। देखो बॉन्ड और डिवेंचर में इतना फर्क है कि डिवेंचर यूएसए में होता है और सेम चीज को यूके में बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। तो जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर, यह ध्यान दो क्योंकि ये ट्रांजैक्शन टैक्स है, लेन देन पर है, यानी कि खरीदने पर और बिक्री में दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों में टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यही इसका सबसे मेन पॉइंट है कि ये खरीदते समय भी और बिक्री करते समय लगता है। अब आप बोलोगे कि हम याद कैसे रखें, तो देखो इसका नाम क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो जिसके पास से जिसके पास जा रहा हो उससे मतलब नहीं है, जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें एक स्मॉल सा अमाउंट लगता है, नॉर्मली ये 0.1% से लेकर 1% के बीच होता है, ठीक है। और इक्वलाइजेशन लेवी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वलाइजेशन लेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों, ये नया है, जरा समझते हैं। 2016 से पहले भारत में पंजीकृत कंपनियां
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कर का भुगतान करते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां भारत में किसी व्यवसायिक गतिविधि में से कमाई करती हैं, उनके पास यहां अपना व्यवसाय, कार्यालय, भौतिक उपस्थिति पंजीकृत करने के लिए, तभी वो भारत में व्यवसाय कर सकते थे। मतलब जब वो भारत में अपना ऑफिस खोलें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लें, तभी वो भारत में व्यवसाय कर सकते थे, क्योंकि कोई डिजिटल ऑनलाइन सेवाएं मौजूद नहीं थी। ठीक है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ ये संभव हो पाया कि गूगल, अमेजन में पंजीकृत, लेकिन राजस्व का स्रोत उनकी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, देखो ये, हाँ, जैसे कि गूगल है, एक मिनट बस एक मिनट, हाँ, जैसे गूगल है, ये अमेरिका में पंजीकृत है। ठीक है, नॉट अमेजन, अमेरिका में पंजीकृत है, लेकिन उसका राजस्व स्रोत कहाँ है? उनकी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसे अमेजन में प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर विज्ञापन आते हैं, और इन विज्ञापनों से होती है कमाई। किसको किसको कमाई होती है? इन कंपनियों को। और ये कंपनियां, ये सारे प्लेटफॉर्म कहाँ चला रही हैं? भारत में। तो भारत में अगर ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म चला रही है और कंपनी को मुनाफा होता है, ऐसी कंडीशन पर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और इस टैक्स को कैसे लगाया जाए, ये अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा है। क्यों? जरा उदाहरण के तौर पर लो, मान लो एक कंपनी है अमेजन या गूगल। ठीक है, अब इनके व्यवसाय तो इंडिया, पाकिस्तान, यूके, बहुत सारे, जापान, हर जगह इनके बिजनेस है ना? तो ये कैसे पता चलेगा कि अमेजन की कौन सी इनकम इंडिया से आई है और कौन सी इनकम इंडिया से बाहर से आई है? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये अमेरिका में टैक्स पे करते हैं और बिजनेस दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जैसे गूगल है, गूगल के प्ले स्टोर, ट्रांजैक्शन वाले जितने विंडो साइट्स होती हैं, एजुकेशन वाली जितने विंडो साइट्स होती हैं, है ना, उन सब में आते हैं ऐड। ठीक है, उन सब में आते हैं ऐड। तो कैसे पता चलेगा कौन सी इनकम गूगल इंडिया से आई है, कौन सी इनकम गूगल को पाकिस्तान से आई है, कौन सी इनकम गूगल को चाइना से आई है? ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसलिए 2016 में ऐसी फर्मों जैसे गूगल, ऐसी फर्मों को उत्पन्न आय का, हाँ, भारत या भारतीय लोगों से पर कर लगाने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया, जिसे गूगल टैक्स भी कहा जाता है। यानी कि 2016 में ऐसी फर्मों जैसे गूगल है को उत्पन्न आय, वो आय कहां से उत्पन्न हो सकती है? या तो भारत में या भारतीय लोगों से उत्पन्न आय होती है, तो उस पर कर लगाने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया। ठीक है, इसका काफी विरोध हुआ। आई मीन कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने इसको सीधे सीधे अपने ऊपर आरोप बताया था कि हाँ, लेकिन फ्रांस और यूरोप के कई सारे देश, फिर बाद में भारत, उन लोगों ने इस टैक्स का समर्थन किया कि चूंकि गूगल, अमेजन ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होते तो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में अपने ऑफिस बनाते, उनको बहुत सारे खर्च देने पड़ते। ऐसे क्या है, कोई ऑफलाइन मैकेनिज्म में नहीं है, ऑनलाइन में इनकी कॉस्ट घट जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो है ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए यदि कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए अमेरिका में पंजीकृत है और स्थायी निवास है अमेरिका में, उसकी सहायक कंपनी बी भारत में पंजीकृत है और भारत में व्यवसाय कर रही है, बी की डिजिटल सेवाएं, विज्ञापन, प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, है ना, बी भारत में व्यवसाय करते हैं और बी डिजिटल सेवाएं ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी को बी पर लागू नहीं किया जाएगा और बी इनकम टैक्स एक्ट के तहत पे करेगा। मतलब कहने का क्या, यदि कोई कंपनी है वो अमेरिका में पंजीकृत है, ठीक है, ए, और बी है जो भारत में पंजीकृत है, ए अमेरिका में पंजीकृत है, बी भारत में पंजीकृत है, ठीक है, और भारत में व्यवसाय कर रही है, और बी डिजिटल सेवाएं जैसे विज्ञापन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी बी पर लागू नहीं होगा, बी इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही पे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बी भारत में पंजीकृत नहीं है
तो इक्वलाइजेशन लेवी बी पर लागू होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इक्वलाइजेशन लेवी उन पे लगेगा जो इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी जो इंडिया में बिजनेस करते हैं। अमेरिका वाले से हम इक्वलाइजेशन लेवी नहीं ले सकते हैं। ठीक है। किसी देश में, एक मिनट ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण सर्वोत्तम तरीके से हो सकता है प्रगतिशील कराधान और प्रगतिशील व्यय। देखो, प्रगतिशील कराधान का मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स पे करो। हाँ, तो ये तरीका तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या लिखा है? प्रगतिशील व्यय के साथ नहीं। प्रगतिशील व्यय तो गरीबों पे और बोझा बढ़ाएगा। ठीक है, भारत के गरीबों पर। लिखा है दूसरा, प्रगतिशील कराधान और प्रतिगामी व्यय, ये सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। मतलब टैक्सेशन तो प्रगतिशील है, जैसा जैसा अमाउंट आपका बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता चला जाता है, ये आपका टैक्सेशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं, मुझे बी लग रहा है। ठीक है, प्रतिगामी कराधान प्रतिगामी व्यय के साथ, एक मिनट, इसमें दूसरा है प्रतिगामी व्यय। सबसे अप्रोप्रिएट तो यही है कि अगर प्रगतिशील टैक्सेशन हो और प्रतिगामी व्यय का मतलब जिसकी इनकम ज्यादा, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर पे टैक्स लिया जाए। ठीक है, उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए तो उसे हम प्रतिगामी बोलते हैं। सॉरी, जिस प्रगतिशील कराधान और प्रतिगामी व्यय के साथ, तो प्रतिगामी व्यय क्या होते हैं कि मतलब जिन पे, एक सेकंड, हाँ, ये प्रतिगामी व्यय के साथ तो मतलब क्या है कि प्रगतिशील, जैसे कि मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ रही है, अगली बार और बढ़ गई, अगली बार और बढ़ गई, है ना, तो इन पे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इन पे टैक्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिगामी व्यय के साथ मतलब यह है कि व्यय के केस में ये उल्टा है, प्रगतिशील कराधान है और व्यय प्रतिगामी है। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ हों तो ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट माना जाएगा। इसमें जो है सर्वोत्तम तरीके से आय का पुनर्वितरण होता है। फ्लिपकार्ट, अच्छा एक मिनट, हम लोग ये वाला देख रहे थे, हाँ, इक्वलाइजेशन लेवी वाला। देखिए, फ्लिपकार्ट यदि गूगल को अपने प्लेटफॉर्म, वेबसाइट आदि पर विज्ञापन देने के लिए कहे तो फ्लिपकार्ट गूगल को विज्ञापन के बदले में कुछ भुगतान करेगा। लेकिन गूगल को भुगतान करने से पहले फ्लिपकार्ट 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट लेगा और सरकार को भुगतान करेगा। देखो, कहने का मतलब यह है कि जब भी फ्लिपकार्ट गूगल पर कोई ऐड करता है, गूगल पर कोई एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, अब मान लीजिए 100 रुपए उसका बनता है गूगल को पे करने के लिए, तो 94 रुपए गूगल को के पास जाएंगे और 6 रुपए सरकार के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसे दो दो बार पे करने की जरूरत है, दो दो बार पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे ये अलग अलग लिखा है और ये भी लिखा है कि भुगतान करने से पहले फ्लिपकार्ट छे, तो ये इसलिए लिखा है कि जो भी सेल रेवेन्यू होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास सेल टोटल अमाउंट 100 रुपए आता है, ठीक है, तो ये 100 रुपए आया कैसे, ये 100 रुपए आया कैसे, ऐसे समझो कि एक मिनट, इसको 106 मानते हैं तो ज्यादा सटीक आता है। मान लो 106 आता है तो फ्लिपकार्ट 106 रुपए गूगल को पे करता है, 6 रुपए सरकार के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास, और 100 रुपए गूगल के पास आ जाते हैं, है ना। तो एक मिनट, 100 रुपए, तो ये कैसे, देखो सेल रेवेन्यू 100 रुपए है, इस 100 रुपए में 6% टैक्स जुड़ा, अब ये 6% टैक्स जुड़ा और चला गया गवर्नमेंट को, 106 रुपए का बिल नॉर्मल दिखाई देता है हमको, और वो 100 रुपए गूगल के पास चले जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट अपने ऐड के लिए गूगल को पैसा पे करेगा उसी प्रकार से
उसी समय 6 रुपए गवर्नमेंट को चले जाएंगे और 100 रुपए इसको। अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो सेल रेवेन्यू हमको अलग पता होना चाहिए। सेल रेवेन्यू 100 रुपए है, ठीक है, इसी में 6% लगता है और हमको जो पे करना पड़ता है 106 पे करना पड़ता है बस। मतलब गूगल फ्लिपकार्ट जो पे करता है वो 106 रुपए पे करता है। इक्वलाइजेशन लेवी आय पर कर के रूप में आयकर कानून के तहत नहीं बल्कि वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से शुरू किया गया है। फाइनेंस एक्ट। अब आपको पता है ना डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए क्या तरीका है? डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए फाइनेंस एक्ट नामक व्यवस्था है। फाइनेंस एक्ट नामक व्यवस्था है टैक्स कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? इक्वलाइजेशन लेवी है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। इक्वलाइजेशन लेवी है डायरेक्ट टैक्स। एक और चीज है, इक्वलाइजेशन लेवी एक दूसरे तरीके का भी होता है। ये तो था फ्लिपकार्ट और गूगल के बीच के रिलेशन में। एक दूसरे तरीके का इक्वलाइजेशन लेवी है जो कि जब भी ग्राहक मान लीजिए ऑनलाइन मैकेनिज्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो जैसे मान लो अमेजन है, अमेजन बोलेगा ना कि हम तो दुनिया के अलग अलग देशों में सामान बेचते हैं, भारत में बेचते हैं, पाकिस्तान में बेचते हैं, इंडोनेशिया में बेचते हैं, चाइना में बेचते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ अमेजन की कितनी इनकम है? छोड़ो, अमेजन की टोटल इनकम से हमें मतलब क्या है? भारत में यानी कि इंडिया में कितना वो अपना सामान बेचते हैं, अपना गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन इंडिया में करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन इंडिया में करते हैं उस पर सीधे ट्रांजैक्शन का 2% गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट को चला जाएगा। मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन अमेजन पे हमने किया, वो ट्रांजैक्शन आया 100 रुपए का, ठीक है, तो इसी 100 रुपए में 2% और ऐड होकर 2% और ऐड होकर हमको टोटल 102 रुपए पे करना पड़ेगा और ये 2 रुपए सीधे चला जाएगा गवर्नमेंट को और 100 रुपए रह जाएगा अमेजन के पास। तो इस कंडीशन पर ये इक्वलाइजेशन लेवी 2% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे लागू होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लागू होता है। एक मिनट थोड़ा सा और देख लेते हैं बस। अगर अमेजन भारत में पंजीकृत होगा और उसकी उपस्थिति भारत में है तो स्वचालित रूप से आयकर अधिनियम वो 1961 के तहत अपने मुनाफे पर आयकर पे करेगा। मतलब क्या? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दैट्स इट। लेकिन अगर अमेजन भारत में पंजीकृत नहीं है, ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी एक मिनट, तो वो इक्वलाइजेशन लेवी 2% वो ट्रांजैक्शन पर पे करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कंपनी इंडिया में है, इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे करेगा, है ना, इक्वलाइजेशन लेवी उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो यूएस में है और सेल इंडिया रजिस्टर्ड वो यूएस में है, रजिस्टर्ड वो यूएस में है, सेलिंग वो इंडिया में करता है, ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी 2% का लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी 2% का लगेगा, सिंपल है ना। एक और चीज है, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या है, इसी में साथ में देख लेते हैं। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ये इस पेज में देख लेते हैं, फिर इसमें आते हैं। रुको, यहां पे जगह इसमें देख लेते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या है। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या है? मतलब ये कि जैसे कि अगर अमेजन एक कंपनी है और अमेजन की मान लीजिए कई सारे और कंपनी है, जैसे मान लेते हैं अमेजन की कोई एक कंपनी अमेजन प्राइम है, मान लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं अमेजन प्राइम इंडिया में रजिस्टर्ड है और अमेजन बाकी पूरा अमेजन यूएस में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और एक दूसरा और कोई मान लेते हैं अमेजन रिटेल एक है, ठीक है, अमेजन रिटेल ये इंडिया में रजिस्टर्ड है और ये यूएस में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इंडिया में व्यापार सब करते हैं, सारे व्यापार करते हैं। तो चूंकि अमेजन प्राइम इंडिया में रजिस्टर्ड है, अमेजन रिटेल यूएस में रजिस्टर्ड है, तो अमेजन रिटेल पर 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, अमेजन प्राइम पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत
इनकम टैक्स लगे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसे हम एक अलग इंडियन कंपनी के तौर पर ट्रीट करेंगे, अलग से ब्रांडेड ट्रीट करेंगे, अलग से कंपनी ट्रीट करेंगे। और यही होता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। मतलब ये कि जो पार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है सिर्फ उस पार्ट को हम एक अलग कंपनी के तौर पर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो पार्ट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम एक अलग तरीके से कॉमन कंपनी ट्रीट करेंगे। अमेजन ही कह सकती है कि हाँ सारा तो मेरा ही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी नहीं, जो पार्ट आपका, जो भाग आपका इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको हम एक अलग कंपनी के तौर पर ट्रीट करेंगे। और यही होता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। लैंड रेवेन्यू, ये राज्य सरकार के टैक्स आ गए। अभी तक सब यूनियन के थे, अब ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स हैं। तो राज्य सरकार के एक्ट्स के माध्यम से इनको लागू किया जाता है। भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता है? भूमि की औसत उपज के नगद मूल्य के आधार पर किया जाता है। औसत उपज का नगद मूल्य कितना है उसके आधार पर उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखा जाता है कि प्रोडक्टिविटी को कितना क्या प्रभावित करता है। भूमि राजस्व कर रुपए के रूप में प्रति एकड़ या हेक्टेयर पर लगाया जाता है, ठीक है। संपत्ति कर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर वास्तविक संपत्ति कर का भुगतान वास्तविक संपत्ति के मौद्रिक मूल्य पर किया जाता है, जिसमें भूमि पर सुधार, ये सारी चीजें शामिल हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घर है 10 करोड़ का है, किसी का शहर में दिल्ली में किसी का घर है वो 2 करोड़ का है, किसी का घर है 25 लाख का है ना। तो इन पे अलग अलग दर से प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और इसका आकलन और डेटा का संग्रहण नगर पालिका और स्थानीय निकाय द्वारा वार्षिक या अर्धवार्षिक तौर पर किया जाता है। नॉर्मली अनुअल होता है, ठीक है। इस कर राशि का उपयोग सड़क की मरम्मत, पार्क, पब्लिक स्कूल के रखरखाव, स्थानीय सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है। संपत्ति कर विभिन्न शहरों और नगर पालिकाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि ये नगर पालिकाओं और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा लगाया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस सेशन एंड हमारे वेरियस कोर्सेज इस समय चल रहे हैं। तो आप अगर किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट करिए, जिसमें कि एक मेंटोरशिप अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंटोरशिप, ठीक है, वो प्रीलिम 2023 के लिए चल रहा है। एंड एक और अनाउंसमेंट है, मेंस के लिए हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम आएंगे प्री के बाद, प्रीलिम के बाद, ठीक है, वो प्री के बाद आएंगे। अभी प्रीलिम में फोकस करते हैं, ठीक है। प्रीलिम में और क्या आने वाला है? साइंस एंड टेक की क्लासेस आने वाली हैं जल्दी। एनवायरनमेंट की एक क्लास आई है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट वाली मैडम अभी छुट्टी पे हैं। जब वो वापस आ जाएंगे तो एनवायरनमेंट की क्लासेस फर्दर चलेंगी। उनका साइंस बहुत स्ट्रांग है, आप लोग अगर देखोगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा, ठीक है, कि इस तरह से साइंस यूपीएससी में पूछा जाता है। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 8899 पर 707570 पर, है ना, आसान नंबर है ना, देखो 8899 और 707570 इजी, या theconceptualis@gmail.com पर हमें आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते रहिए, कॉन्सेप्चुअल आईएएस को देखते रहिए, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।